नमस्कार मित्रों आज अपन एपी और जीपी की तीसरी क्लास से शुरू करने वाले हैं और आज ही क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं करवाने जा रहा हूं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। अब एपी और जीपी 10th बेस के ऊपर एंड 10th बेस की जो मैथमेटिक्स जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, जैसे अपने एसएससी है, बैंकिंग है, इसमें सब 10th बेसिस की आती है रेलवे में। अब 11th और 12th में फिर अगर बात करें तो एपी और जीपी और भी है। अपने एनसीईआरटी की बुक में अगर हम देखें तो 11th क्लास में एक बड़ा चैप्टर है जिसमें आपकी समानांतर श्रेणी है, गुणोत्तर श्रेणी है, फिर आपकी अरातों श्रेणी भी होती है, वहाँ वो भी है। तो वो उनके ऊपर मैं कुछ अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आपको 12th स्टैंडर्ड की पढ़नी हो तो फिर वो यहाँ तक तो पढ़नी है, उसके आगे की वीडियो जो है वो अब मैं अपलोड करूँगा तो उसमें आप देखेंगे। लेकिन 10th बेस के ऊपर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो चाहे बैंकिंग हो चाहे रेलवे हो, इस प्रकार की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी है, इससे बाहर क्वेश्चन आने वाला नहीं है। अब देखो कुछ क्वेश्चन मैं आज करवा रहा हूँ, उसके बाद में अपना एपी और जीपी का टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो एक क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ और इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है। देखिए संख्याएं 3, 9, 27 का ज्यामितीय माध्य ज्ञात करो। देखो दोस्तों ये शब्द एक नया आ गया, ज्यामितीय माध्य। देखिए ज्यामितीय माध्य पूछे या गुणोत्तर माध्य पूछे, एक ही चीज़ दोनों, यानी ज्यामितीय माध्य जो उसी को अपन गुणोत्तर माध्य बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ एक बार। अब देखो कैसे निकालेंगे, तो पता ही अपने को ज्यामितीय माध्य यानी गुणोत्तर माध्य निकाला था। गुणोत्तर माध्य तो अपन ने कल निकाला था, तो गुणोत्तर माध्य निकाल लो, यानी जिसको अपन जीएम से लिखते थे ना, जीएम शॉर्ट में। तो क्या था, इन तीनों संख्याओं को गुणा कर लो और फिर घात कितनी आ जाएगी, जितनी भी संख्या है उतने ही एक लिख के उसके बट्टे में लिख दो। ये तो 3 संख्या थी, एक लिखा उसके बट्टे में 1/3 घात हो गई। अगर ये संख्या 5 होती तो पांचों संख्या को गुणा करते और घात 1/5 होती। अगर ये संख्या 10 होती तो 10 की 10 संख्या को गुणा करते और घात 1/10 होती। कल अपन ने जब आपके गुणोत्तर माध्य की जब बात की थी तो वहाँ पर भी हमने ऐसा क्वेश्चन एक देखा था। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या था, वो ये था कि आप इनके अभाज्य गुणनखंड करो। तो 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं, 27 को 3 गुणा 3 गुणा 3 ये लिख सकते हैं, ठीक है। और टोटल घात ऊपर घात 1/3। अब देखो इन सभी को गुणा करें तो घातांक के रूप में लिखें तो कितने होंगे, देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो 3 है वो 6 बार आया हुआ है, तो 3 की घात 6 और फिर इसकी घात 1/3। और घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में गुणा हो जाती हैं, तो 3 दूनी 6। तो 3 की घात कितनी हो गई, 2, यानी कि आंसर कितना हो गया 9। तो 3, 9, 27 का अगर ज्यामितीय माध्य की बात करें तो कितना आएगा, 9 आएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन तो था ये। अब देखो आगे वाला क्वेश्चन और देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है कि क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, देखो पहले फिर करेंगे इसको सोल्व। यानी आज ये क्वेश्चन जो वो सारे मिलते जुलते क्वेश्चन है, एपी भी मिलेगी उसमें और जीपी भी मिलेगी, दोनों मिक्स मिलेंगे। देखो क्वेश्चन सेकंड अपना है, उस जीपी का चारवां पद ज्ञात करो जिसका प्रथम पद 16 व 5वां पद 81 है। देखो क्वेश्चन क्या दे दिया अपने को कि कोई जीपी है, उसका चौथा पद अपन निकालना है। अब इसका पहला पद दे रखा है 16 और 5वां पद दे रखा है 81। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले तो जो दे रखा है वो लिख लोगे क्या है। पहला पद दे रखा है 16 और 5वां पद दे रखा, मतलब ये कहें कि आप पांचवा पद टी एन से तो लिखते थे टी एन एनवा पद, ठीक है। तो 5वां पद आ गया अपने पास से 81, ये चीज़ दे रखी है। और पूछ रहा है T4 यानी चौथा पद अपने को पूछ रहा है, ये चीज़ें पूछ रहा है अपने को, ठीक है।
अब देखो जीपी के अंदर और nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या था, a इंटू आर की पावर n-1 ही तो था। तो देखो अगर हम T5 निकालें तो इसमें n की जगह अगर आप 5 रख दें तो a r की घात 5 ही तो आएगा, 5 माइनस 1 यानी a r की घात 4। तो देखो जब भी आपको जीपी में 5वां पद लिखना हो, 6वां पद लिखना हो, 7वां पद लिखना हो, जो भी लिखना हो, अगर आपको कहेगी जीपी का 10वां पद बताओ तो जीपी का 10वां पद a r की घात 9 कर दो, सीधा इस तरीके से लिख लिया करो। ठीक है, वो कैसे आता है, वो इसी प्रकार से आता है कि bn की जगह 10 कर दो, 10वां पद आ जाएगा। ठीक है, तो a r की घात 9। तो देखो यानी जब तक अपने पास a और r ज्ञात नहीं हो तो इस प्रकार से लिख दें कि जीपी का 10वां पद लिखना तो a r की घात 9, अगर जीपी का 20वां पद लिखना है तो a r की घात 19। ठीक है, तो यहाँ इसका 5वां पद लिखना तो कितना आ जाएगा, a r की घात 5 बराबर 81। ठीक है, अब एक तो ये हो गया a का मान, और एक a r की घात 4 है गई, a r की घात 4 का मान 81। इसमें अगर आप a की जगह 16 वो रख दो तो 16 गुणा r की घात 4 बराबर 81, और r की घात 4 ये 16 गुणा में है तो आगे जाएगा तो भाग में, तो 81/16। ठीक है, और r बराबर 81/16 की घात 1/4, ये 4 है तो आगे जाएंगे तो घात 1/4 हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे याद रख ले, बस इसको 4 है आगे भेजेंगे तो इसको 1/4 कर लेंगे। ठीक है ना, वैसे तरीका ये होता है कि घात 1/4 लेने पर दोनों साइड, तो r बराबर हो जाएगा 81/16 की घात 1/4। लेकिन आप सीधा शॉर्ट में इस तरीके से दिमाग में सेट कर लें कि घात इस साइड जो भी है ना वो आगे जाकर के उल्टी हो जाएगी। अगर ये 4 है तो 1/4 होगी, ये अगर 1/4 होती तो आगे जाकर के 4 हो जाती, अगर ये 2/5 है तो आगे जाके 5/2 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप दिमाग में सेट कर लें, यानी घात को अगर हमें आगे लेके जाना है ना बराबर से आगे, तो आप घात को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। ठीक है, अब इसको हम ये लिख दें, 81 को मैं लिख दूँ, देखो 3/2 की घात 4 कर दूँ, क्योंकि 3 की घात 4 का मान 81 होता है और 2 की घात 4 का मान होता है 16, और घात 1/4। अब ये घात के ऊपर घात है तो घात आपस में गुणा होंगी, और ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना आ गया, यानी आर का जो मान है वो कितना आ गया दोस्तों, 3/2 आ गया। आर का मान आ गया 3/2। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब मैं तो चौथा पद पूछा था तो T4 कितना होगा, a r की घात 3 ही तो होगा। अब रख दो मान, a का मान तो कितना है 16, और r का मान कितना है 3/2, और इसकी घात कर देते हैं 3। अब 16 गुणा 3 की घात 3 यानी 27, और बटे 8, 8 दूनी 16 कितना आ गए, 27 दूनी 54। तो इसका जो चौथा पद है वो कितना आएगा, 54 आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि जीपी का कोई भी 10वां 15वां जो भी 2 पद देगा और आगे वाला पद आपसे पूछ सकता है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। अब देखो अगला क्वेश्चन अपना ये है आगे, देखो क्वेश्चन तीसरा है वो है, इनके बारे एपी का आ गया, कह रहा है कि एपी का 7वां व 21वां पद, 7वां व 21वां पद क्रमशः 6 व -22 है, तो 26वां पद ज्ञात करो। वह पद ज्ञात करो भाई, 26वां पद ज्ञात करना अपने को। ठीक है, तो दे रखा क्या वो लिख दो। देखो एक तो 7वां पद दे रखा, मतलब T7 दे रखा, वो कितना दे रखा है 7वां और 21वां। तो 7वां पद तो 6 है, 21वां है 22, तो 7वां पद दे रखा 6, और T21 ये दे रखा -22, और पूछा क्या है T26 ये पूछा है, क्या आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन थोड़े से लेंथी बनते हैं, लेकिन जब कैलकुलेशन करनी सीखते हैं और अपने को जब मेथड समझ में आता है ना तो फिर फटाक से निकाल लेते हैं, कोई ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। देखो एपी की बात कर रहा तो एपी में एनवा पद निकालने का फॉर्मूला क्या था, Tn = a + n - 1 × d, ये तो फॉर्मूला था अपने पास। ठीक है,
तो देखो सातों पद निकालना है, तो T7 बराबर हो जाएगा A प्लस ए, और n की जगह 7 करो तो 7 माइनस 1 यानी 6D। तो अब एक चीज़ यहाँ से क्लियर कर लें आप कि जब भी आपको आपके AP के अंदर कोई भी पद लिखना हो, जैसे मैं 21वां पद लिख रहा हूँ, तो 21वां पद क्या आ जाएगा, यानी A तो आना ही है क्योंकि A और D तो अपन मानते हैं, और जो यहाँ आएगा ये कितना आ जाएगा, 21 में से 1 कम कर लो तो 20D आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपको T30 लिखना हो तो क्या लिखोगे, A प्लस 29D। ये शॉर्ट में आप दिमाग में सेट कर लें इनको, ठीक है ना। ये कैसे आया वो इस तरीके से है, अभी मैं निकाल के दिखाया ना आपको कि n की जगह 7 लिखा तो 7वां पद आ गया A प्लस 6D। तो ये 7वां है ना, यहाँ जो भी संख्या है उससे 1 कम आएगी आगे। ठीक है, तो 21 है तो ये A प्लस 20D, 30 है तो ये A प्लस 29D। ठीक है ना, ये अपने काम में आएंगे, मतलब ये अगर सीधा हम दिमाग में इनको सेट कर लेंगे तो हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो देखो ये हो गया अपना T7 में क्या लिखूंगा, अब लिख देता हूँ सीधा। तो जो T7 है उसी से मैं क्या लिख दूँ, A प्लस 6D लिख दूँ, अभी निकाल के देखा अपन ने। और इसमें मैं क्या लिख दूँ, A प्लस 20D बराबर माइनस के 22। चलो इसमें भी लिख देते हैं, ये क्या आ जाएगा, A प्लस 25D, ये ज्ञात करना अपने को ना, यानी T26 को अपन ये लिख सकते हैं। अब देखो ये अगर निकाल लें इस A और D की वैल्यू आ जाए तो फिर पूरा मान मिल जाएगा अपने को। ठीक है, तो A और D की वैल्यू चाहिए अपने को, तो A और D की वैल्यू निकालने के लिए देखो एक इक्वेशन तो बन गई ये, और एक इक्वेशन बन गई ये। अब ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण बन गए, दो चर हो गए इसमें A और D, और A और D को इस समीकरण को हल करके अपने A और D की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो एक काम करते हैं, समीकरण 2 में से चाहे तो एक में से 2 घटा लो, यानी इसमें से 1 घटा दो, चाहे इसमें से घटा दो, एक ही बात है। ठीक है, तो चलो मैं ये कर लेता हूँ, इसके नीचे लिख देता हूँ ये A प्लस 20D बराबर माइनस के 22, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब घटा देते हैं, ठीक है ना। घटाने पर हालांकि ये अलग से एक क्लास बनाऊंगा मैं, दो चर वाले देखिए समीकरण, वहाँ पर अपने को संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो ये देखो घटाएंगे, घटाने पर ये माइनस का हो गया, ये प्लस, ये माइनस, ये माइनस होती हो जाएगा प्लस, ये कैंसिल, और ये आ गए माइनस के 14D, और ये कितने हो गए 22 प्लस के 6 प्लस के तो 28। तो यह D का मान आ गया दोस्तों 28 बटे माइनस के 14, यानी माइनस का 2 आ गया। D बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, अब D की वैल्यू इसमें पुट कर दो, कौन से भी रख दो, चाहे समीकरण 1 में रख दो और चाहे समीकरण 2 में रख दो। तो D की वैल्यू अपन समीकरण 1 में रखते हैं, समीकरण 1 में रख दो भाई। तो A प्लस 6 गुणा D की जगह -2 बराबर 6, A माइनस 12 बराबर 6, A बराबर कितना हो जाएगा 6, और माइनस आगे जाकर प्लस का 12, यानी कितना हो गया ये 18। तो A का मान कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, A का आ गया, D का आ गया। अब अपने को क्या पूछा, 26वां पद पूछा ना, तो T26 बराबर कितना हो जाएगा, यानी A प्लस 25D ये तो है, तो A का मान तो है कितना 18 प्लस 25 गुणा D का मान कितना है -2, और 18 प्लस और माइनस गुणा हो गया माइनस से 25 दूनी 50, 18 में से 50 घटाओगे तो माइनस के 32 बच गए। तो इस AP का 26वां पद जो है वो कितना आएगा, माइनस का 32 आएगा। ठीक है, अब देखो ये AP पर बेसिस क्वेश्चन था। अब और देखो आगे, ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ध्यान से देख लें इनको। बाकी आप कोई भी बुक लें और उसमें से AP और GP के क्वेश्चन उनको सोल्व करें। देखो एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में करवाता हूं आपको। GP का 4वां व 10वां पद, 10वां पद क्रमशः 1/3 और वह 243 है, 243 है। तो 2वां पद ज्ञात करो, यानी दूसरा पद निकालना खाली है ना, क्या आएगा दूसरा पद पूछा मैंने को कि दूसरा पद क्या आएगा। तो देखो कैसे करेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है।
देखो T4 क्या क्या दे रखा पहले तो लिख दो, 4वां और 10वां। 4वां पद 1/3 है और 10वां पद कितना है 243। और दूसरा पद अपने को पूछ रहा है भाई, ये चीजें अपने को पूछ रहा है। ठीक है, देखो जीपी का एनो पद लिखने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि जीपी का आपको चौथा पद लिखना हो या पांचवा पद लिखना, जो भी लिखना, तो ए और आर की घात कितनी कर देंगे, जो भी पद लिखना उसमें से एक कम कर दो। तो चौथा पद लिखेंगे तो क्या लिखूं, ए आर की घात 3 ना, ये तो बताया था थोड़ी देर पहले, बताया शॉर्ट में याद रखना अपने को, 1/3। और ये कितना हो जाएगा, ए आर की घात 9 बराबर 243। इक्वेशन फर्स्ट हो गई और इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, अब इन दोनों को सोल्व करेंगे और ए और आर के मान निकालेंगे पहले। तो देखो मैं एक काम करता हूं, उसमें तो हमने क्या किया था कि एक में से दूसरा घटा लिया था। अब इसमें दोनों ही ए और आर दोनों गुणा में है तो घटाने से काम नहीं चलेगा, यहां भाग देना पड़ेगा कि अगर दोनों चर अगर गुणा में है तो फिर भाग दे के काम करते हैं अपन। तो देखो समीकरण 1 का 2 में भाग दे दो आप, समीकरण 2 में और समीकरण 1 का भाग दे दो, तो ये कितना आ जाएगा, ए आर की घात 9 बराबर 243। ठीक है, लेफ्ट में लेफ्ट का भाग लगेगा ए आर की घात 3 और राइट में राइट का भाग लगेगा। ठीक है, ए से ए कैंसिल, आर की घात ऊपर 9 है नीचे 3 है, तो घातांक का नियम है कि संख्या भाग में और आधार समान हो तो घातें घट जाएंगी। तो ये आर की घात कितनी होगी 6 और ये 3 है, ये चला जाएगा ऊपर तो इससे गुणा होगा 3, तो 3 तिया 9, 4 तिया 12, 3 दूनी 6 1 7, 729 हो गया। ठीक है, अब देखो आर का मान निकालना अपने को, तो आर बराबर कितना होगा 729 की घात 1/6। ये 6 है, आगे जाकर की घात 1/6 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो मैं 729 जो है ना इसके लिख रहा हूँ अभाज्य गुणनखंड, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, फिर 3 का भाग चला जाएगा 81, फिर 3 का भाग चला जाएगा 27, फिर 3 का भाग चला जाएगा 9 और फिर 3 का भाग चला जाएगा 3 और फिर 3 का भाग चला जाएगा 1। यानी 729 जो है ना इसको मैं लिख दूँ, देखो 1 2 3 4 5 6, यानी 3 की घात 6 लिख दूँ। ठीक है, 3 की घात 6 को अगर सोल्व करेंगे ना तो 729 आएगा। अब वही बात हो गई, घात के ऊपर घात है तो घातें आपस में गुणा होंगी, यानी 6 से 6 कट जाएगा तो आर बराबर कितना आ गया 3 की घात 1, यानी 3 ही आ गया। ठीक है, अब आप जो इक्वेशन फर्स्ट है ना उसमें आर की जगह पर 3 रख दो, तो ए और आर की जगह पर मैं 3 रखूँगा तो कितना आएगा, ये आर की घात 3, यानी आर की घात 3 है ना, तो आर की जगह मैं 3 रखूँ तो 3 की घात 3 यानी कितना होगा 27 बराबर 1/3। अब ये संख्या देखो इस ए के साथ में गुणा में 27, तो ये आगे जाएगी तो भाग में जाएगी और भाग में पहले से ही 3 है ही, तो ये 27 हो रहा क्या भाग में, तो 27 और 3 गुणा होगी कितना हो जाएगा, ए बराबर 1/81। तो ए का मान कितना आ गया 1/81 आ गया। अब अपने को पूछा है दूसरा पद, तो दूसरा पद कैसे लिखते हैं, ए आर ही तो आएगा भाई, 2 है तो ए घात कम कर दो, आर की 2 में से कम करो तो एक ही तो बचेगा। अब ए का मान कितना है अपने पास से, ए का मान है 1/81 और आर का मान कितना है 3, ये कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया 1/27। तो सेकंड जो पद है जीपी का वो कितना आएगा 1/27 आएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने को देखने को मिलता है। अब देखो आगे एक क्वेश्चन और लिख रहा हूं मैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है सारे। देखो एक जीपी लिखी हुई है, एक जीपी अपने पास जीपी दे रखी है 5, 20, 80, 320 और इसमें आगे एक पद दे रखा 20,480 में कितने पद हैं, कितने पद हैं। इस बार क्या पूछ लिया, जीपी दे दी और इस जीपी का लास्ट पद भी दे रखा अपने को, लेकिन ये पद कितने होंगे ये दिक्कत आ गई। अब यहाँ अगर एपी होता ना, तो एपी होता तो अपन क्या करते कि लास्ट वाले पद में पहला पद घटाते और जितना भी सार्वंतर उसका भाग देते, एक जोड़ देते, पदों की संख्या आ जाती।
ये तो अपन पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, ठीक है। लेकिन ये जीपी है, तो जीपी है तो फिर कैसे करें? तो देखो कैसे करेंगे। यहाँ ए का मान कितना अपने को पास है, पहला पद तो कितना 5 तो है, और सार्वधातुक अनुपात निकाले तो दूसरे पद में पहले पद का भाग दो, यानी 20 में 5 का भाग दो, कितना आ जाएगा 4 आ गया, ठीक है। और यहाँ एनवा पद दे रखा है, एन का मान नहीं पता कि ये 20,480 जो ये कितना 20वां पद है 50वां का अपने को नहीं पता है, तो अपन ने मान लिया कि ये एनवा पद है, ठीक है। एनवा पद दे रखा है अपने को 20,480, ठीक है। अब अपने को पता है कि एनवा पद ज्ञात करना फॉर्मूला क्या होता है, a इंटू आर की पावर n-1 ही तो होता है, वो मैंने रख दिया, और 20,480, ठीक है। अब जो जो ज्ञात है ना वो रख दो यहाँ। ए का मान कितना है 5, और आर का मान कितना है 4, और 4 की घात n-1, और बराबर कितना हो गया 20,480। अब देखो इसको तो पढ़ा रहने दो, क्योंकि इसमें तो n आ गया, ये जो 5 है ना ये गुणा में है तो आगे जाएगा तो भाग में जाएगा, तो ये 4 की घात n-1 बराबर ये 5 भाग में जाएगा, तो 5 का भाग दो इसमें तो कितना आएगा 5 और 20, 0, 5 9 45, 5 के 30, ये आ गया, ठीक है। अब देखो आगे सोल्व हो नहीं रहा है, ठीक है, इतना ही पढ़ रहे इसको। अब 496 जो है इसके गुणनखंड करो आप, 4096 के, देखो 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा 20 और 4 8, फिर 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा 10 से 24, फिर 2 का भाग दोगे तो 5 और 12, फिर 2 का भाग दोगे तो 256, फिर 2 का भाग दोगे 128, फिर 2 का भाग दोगे 64, फिर 2 का भाग दोगे 32, फिर 2 का भाग दोगे 16, फिर 2 का भाग दोगे 8, फिर 2 का भाग दोगे 4, फिर 2 का भाग दोगे 2, और फिर 2 का भाग दोगे 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 की घात 12, यानी 2 को 12 बार गुणा कर देती आता है, ठीक है। तो मैं इसको ये लिख दूं, देखो 4 की घात n-1 बराबर 2 की घात कितनी कर दूं 12 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ 4 है यहाँ 2 है, तो या तो इसको 2 में चेंज कर लो या इसको 4 में चेंज कर लो, बात एक ही है, ठीक है। तो देखो मैं इसको यूँ लिख देता हूँ, 4 की घात n-1 बराबर, और सीधा भी अगर आप यहाँ से करो ना तो देखो 4 2 गुणा 2 4 बन जाएगा, 2 गुणा 2 4, 2 गुणा 2 4, यानी इनसे 4 बनेगा, तो 1 4 तो यहाँ से आ गया, 1 4 ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, 1 ये आ गया, तो 4 कितनी बार आ गया 1 2 3 4 5 6, यानी 4 को अगर आप 6 बार गुणा करोगे ना तो आपके पास 4096 आ जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो 4 को आप 6 बार गुणा कर लो, चाहे 2 को 12 बार गुणा कर लो, आपके पास 4096 आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 की घात 12 की बजाय मैं ये भी लिख सकता हूँ 4 की घात 6 भी लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो 4 की घात 6 लिख दिया मैंने यहाँ, ठीक है। अब देखो घातांक का नियम है कि दोनों साइड घातीय पद हो और आधार समान हो तो घाते भी समान होंगे, यानी n-1 = 6, और n को आगे लेके जाओगे तो 6 और माइनस का 1 है प्लस का 1 हो जाएगा, तो कितना आ गया n बराबर 7 हो गया। तो इस जीपी के अंदर 7वां पद जो है वो कितना आएगा 20,480 आएगा, या यूँ कह दो कि इसमें 7 टोटल पद कितने हैं 7 हैं, ठीक है। तो एक इस प्रकार से जीपी के अंदर भी आपको पदों की संख्या पूछा था, एपी में पूछा तो कोई दिक्कत नहीं थी कि लास्ट वाला में से पहला वाला घटाते, सार्व अंतर का भाग देते और जो भी आता उसमें 1 जोड़ देते, ठीक है। एक ये था। अब देखो एक क्वेश्चन और देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्या है, मान ज्ञात करना आपको 16 + 8 + 4 + 2 प्लस इस प्रकार से, और लास्ट में इनफाइनाइट पद है और कह रहा है कि इसका मान बताओ क्या होगा। अनंत पद है, पहले 18 फिर 16 रहा, फिर 18 फिर 4 रहा, फिर 2, फिर इस प्रकार से संख्या घटती जा रही है और अनंत पदों तक अनंत पद है इसमें और इनका योग ज्ञात करना है। तो पहले तो ये क्लियर करो कि ये क्या है, ये जीपी है। देखो
16 में 2 का भाग दिया 8 आ गया, 8 में 2 का भाग दिया 4, 4 में 2 का भाग दिया तो 2 आ गया। ठीक है, यानी यूँ कह सकते हो आप कि 8 और 16 का अनुपात, भाई 8 में 16 का भाग दे लो तो 2, फिर 8 में 4 का भाग दो 2, 4 में 2 का भाग दो तो 2, मतलब हर जगह अनुपात समान है। ठीक है ना, सारों अनुपात की बात करें तब तो अपने दूसरे में पहले पद का भाग देंगे। तो अपने को तो पहले चेक करना कि जीपी है क्या है, तो ये जीपी हो गई। अब देखो यहाँ क्या क्या दे रखा, पहले तो वो लिखूँ, ए का मान दे रखा 16, पहला पद तो 16 हो गया, और आर निकालना है तो आर निकालने के लिए सारों अनुपात निकालना कैसे, दूसरे में पहले पद का भाग दो, तो ये आ गया 1/2। पदों की संख्या यहाँ है नहीं, अनंत पद आ गए। तो देखो अब जब हमने कल लेके वो पढ़ा था, जीपी पढ़ा था, तो वहां पर हमने जीपी के अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र पढ़ा था, a/1 - r। कब, जब r इज लेस देन 1। तो यहाँ देखो r का मान 1 से छोटा ही तो है, 1/2 आ रहा तो लेस देन 1 ही तो है। ठीक है, तो अनंत पदों की कोई गुणोत्तर श्रेणी है तो उसका अनंत पदों का योगफल ज्ञात करना, सूत्र अपने पास ये था। अब रख दो मान, a का मान कितना है 16, 1 - r का मान कितना है 1/2। 16, 1 में से 1/2 घटाओगे, 1 में से आधा घटाओगे तो आधा ही तो बचेगा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो ये कितना हो गया 16 दूनी 32। तो इसके जो अनंत पदों का योगफल है ना वो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी अपने को मिल सकता है। अब देखो एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिख रहा हूं जो कि एक एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। अगर इजी पूछेगा तो उस टाइप का देगा, और अगर थोड़ा कठिन पूछेगा तो इस टाइप का भी दे सकता है। 25 की घात 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27 और इस प्रकार से अनंत पद है ये। ठीक है, का मान याद करना भाई, इसका मान क्या आएगा ये पूछा है, ये देखा इसका मान पूछा क्या आएगा। ठीक है, तो देखो 25 की घात क्या बनेंगे, जीपी बन रही है क्या, 1/3 फिर 1/9 फिर 1/27, यानी इसको 1/3 को 1/3 से गुणा करते 1/9, 1/9 को 1/3 से गुणा करें, देखो सभी जगह पर 1/3 से गुणा हो रहा ना। ठीक है, तो मतलब जो संख्या से जीपी जब मैंने पढ़ाई थी तो वहां पर बताई थी कि कोई समान संख्या से गुणा होंगे। ठीक है, तो यह समान सारे पद जो है वो एक निश्चित संख्या से गुणा होते चलेंगे आगे। तो देखो यहाँ 1/3 से गुणा किया तो यह आ गया, फिर इसको 1/3 से गुणा किया तो यह आ गया, फिर इसको 1/3 से गुणा करें तो आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये जीपी तो बन गई। अब जीपी बन गई तो इस जीपी की अगर बात करें, बस केवल इतनी सी बात करते हैं इसके, इस जीपी की, तो ए का मान कितना है यहाँ 1/3 और आर का मान कितना है 1/9 और फिर बट्टे में 1/3, ये कितना आ गया, ये भी 1/3 आएगा। कैसे, देखो 1/9 के अंदर हमें भाग देना 1/3 का, तो 1/9 भाग को हल करेंगे तो गुणा का निशान आएगा, और 3 है जो आगे भिन्न होती है उसके अंश और हर बदल जाते हैं, तो ये 3/1, 1/3, तो ये कितना आ गया 1/3 आ गया, तो आर का मान कितना आ गया 1/3। ठीक है, तो देखो अब ये अनंत पदों की जीपी होगी, तो अनंत पदों की जीपी और आर का मान 1/3 है जो कि 1 से छोटा है, तो अनंत पदों की जीपी के लिए और अपन अनंत पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या था, a/1 - r, ये तो था। ठीक है, तो यहाँ देखो कितना है 25 दे रखा है और इसकी घात कितनी है ये ना, तो ये a/1 - r। ठीक है, और 25 की घात a का मान कितना है 1/3, 1/3 और 1 - r का मान कितना, वो भी 1/3 ही है। ठीक है, और 25 की घात 1/3 और 1 में से 1/3 घटाओ कितना बचेगा 2/3 तो बचेगा, और 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना आ गया 25 की घात 1/2 आ गया, और 25 की घात 1/2 का मान कितना होगा 5, घात 1/2 का मतलब वर्गमूल है ये। आगे वाली क्लास में इससे जब आगे कल नेक्स्ट क्लास आएगी उसमें घातांक के बारे में अपन पढ़ेंगे, तो वहाँ पर और अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हो रहा है, और इस टाइप के क्वेश्चन भी अगर कठिन क्वेश्चन पूछता है तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछता हो एग्जाम में। देखो क्वेश्चन अपना 8th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि एक वर्ग है, एक वर्ग जिसकी भुजा
64 सेंटीमीटर है। प्रत्येक भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाते हुए आगे वर्ग बनाते जाते हैं। तो इस प्रकार बने अनंत वर्गों के क्षेत्रफलों का योग ज्ञात करो। ये बात त्रिभुज के लिए भी आ सकती है, समकोण त्रिभुज के लिए भी आ सकती है, समबाहु त्रिभुज के लिए भी आ सकती है, ठीक है ना, वर्ग के लिए भी आ सकती है। देखो क्या कह रहा है प्रश्न में, कह रहा है कि एक वर्ग है, 24 सेंटीमीटर भुजा का कोई वर्ग है 64 का, ठीक है। इसके मध्य बिंदु को मिलाया अपन ने, ये ए बी सी और डी एक वर्ग है, और इसके मध्य बिंदु हो गए पी क्यू आर और एस, इनको मिला दिया तो एक वर्ग और बन गया, ठीक है। और फिर कह रहा है कि ये जो और भुजा हैं इनके भी अगर मध्य बिंदु को मिला दें तो एक नया वर्ग और बन जाता है, ठीक है। और फिर आगे इनके भी मध्य बिंदु को मिला दें तो एक वर्ग और बन जाएगा। इस तरीके से काम चलता रहेगा, अनंत पदों तो चल रहा आगे, है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे वर्ग बनेंगे, और उन वर्गों के क्षेत्रफलों की योग अपने को ज्ञात करना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं कर रहा हूँ स्क्वायर फेस्ट का क्षेत्रफल, यानी S1 का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, इसकी बुझाता 64 दे रखी है, तो 64 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो 4 चौक 16 और 6 तो 24 दूनी 48 और 48 और 1 49 36 और 4 40, ये आ गया 4096, ठीक है। ये तो आ गया। ये आप सेंटीमीटर स्क्वायर लगा दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, कैलकुलेशन करनी है अपने को एक बार। S2 के लिए बात करता हूँ, तो S1 तो देखो ये हो गया, ठीक है, ये तो हो गया S1, ये हो गया S2 और ये हो जाएगा S3। अब देखो S1 के लिए तो सीधी सी बात थी कि इसकी भुजा दे रखी थी, लेकिन S2 की भुजा नहीं है अपने पास, तो वो कैसे निकालेंगे। तो देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना आप एक बार। यहाँ ये भुजा मैं मिला रहा हूं, ठीक है, मिला दी। अब देखो वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता, तो ये क्या बन गया, ए बी सी एक समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो 64 तो ये है, 64 ही इसकी भुजा ये है, ठीक है। तो इसका जो विकीर्ण है ना वो कितना आएगा, तो ये जो AC भुजा ना ये आएगी अपने पास 64√2। पाइथागोरस प्रमेय से इसको सोल्व करके देखेंगे ना, तो AC भुजा आएगी 64√2। ये क्या आ गई, 64√2 आ गई, इस विकीर्ण की मान आ गए। अब देखो ये ज्योमेट्री की बात कर रहा हूं मैं, यहां एक त्रिभुज हो और उस त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड जो है वो तीसरी भुजा के समानांतर भी होता है और उसका आधा भी होता है। तो अगर ये जैसे मान लो 64√2 की है, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, 32√2 की होगी कि नहीं होगी, ठीक है भैया। विकीर्ण अपन ने निकाल लिया, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम विकीर्ण निकाल लेंगे AC, ठीक है। और फिर ये भुजा, क्योंकि इस त्रिभुज की दोनों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो ये लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, तीसरी भुजा है, क्या होगा, समानांतर भी होगा, इसका आधा होगा। तो ये 6√2 की है, 64√2 की, कितना आ जाएगा, 32√2 सेंटीमीटर की आ गई है, ठीक है। तो इस वर्ग की जो भुजा ना वो कितनी आ गई, 32√2 आ गई। तो
इसका अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना तो वो कितना आ जाएगा 32√2 का होल स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा 32 का स्क्वायर होगा 1024, ठीक है, और गुणा में 2 √2 का स्क्वायर 2, और ये आ जाएगा 2048, ठीक है। अब इसी प्रकार से अगर आप S3 का क्षेत्रफल निकालोगे ना तो आप निकाल के देख लेना वो कितना आएगा 1024 आएगा, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये क्लियर कर लो, हमेशा ये याद कर लो कि चतुर्भुज वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर मिला दें तो मिलाने वाला जो एक नया वर्ग बनेगा उस वर्ग का क्षेत्रफल है मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा। देखो यहाँ पर ये कितना था, बड़े वाला 4096 था, और उसका आधा कितना आ गया 2048, कौन सा आ गया, ये आ गया, ठीक है। तो एक चीज़ तो ये दिमाग में सेट कर लो कि अगर कहीं भी आपको ये कहे कि कोई वर्ग है जिसकी भुजा दे रखी है 64 सेंटीमीटर और इस वर्ग की चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाले वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले तो सीधा क्या करना है, 32 की भुजा उसके 32 का वो निकाल लो आप, 64 वाला जो भुजा दे रखी थी उसका क्षेत्रफल निकालो और उसका आधा कर दो, ठीक है। तो बात क्लियर हो गई है कि भी वर्ग किसी भी वर्ग का क्षेत्रफल और उस वर्ग की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने से जो एक नया वर्ग बनता है उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का आधा होगा, या ये कह दो कि मूल का जो है वो नए वाले का 2 गुना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब देखो इस प्रकार से सभी हमें निकालना क्या है, हमें तो ये निकालना है, ये तो निकालना है, और इस प्रकार से अनंत बनेंगे, इन सभी का योग निकालना अपने को। तो देखो अगर आप इनको देखें ध्यान से तो ये क्या रहा है, S1 तो 4096 रहा है, ये आ गया 2048, फिर आ गया 1024, और इस प्रकार से आगे चल रहा है, ठीक है। तो देखो ये क्या बन गया, यानी पहले 4096 फिर उसका आधा, फिर उसका आधा, यानी ये कह रहा हूँ कि 1/2 से गुणा तो यहाँ हुआ है तब ये आई, फिर 1/2 से गुणा तो ये आई, और फिर 1/2 से गुणा हो तो आगे बढ़ाएगा। इसका मतलब क्या बन गई, जीपी नहीं बनी क्या, ये जीपी बन गई, सभी जगह समान संख्या से गुणा हो रही थी, जीपी बन गई। अब जीपी बन गई तो जीपी में अनंत पदों का योगफल क्या आता है, सूत्र है अपने पास। तो यहाँ देखो क्या क्या दे रखा अपने को, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ए का मान दे रखा अपने को 4096 और आर का मान कितना है 1/2, क्यों, क्योंकि 2048 में 4096 भाग दो तो 1/2 ही आएगा, ठीक है। अब अपने को इसका योग निकालना है तो वो कितना आ जाएगा, यानी एस इन्फिनिटिव कर दें तो a/1 - r ये तो होता है, और a का मान कितना है 4096 बटे 1 - r का मान 1/2 है, तो 4096 और बट्टे में 1 में से आधा घटाओ तो 1/2 बचेगा, और ये 2 चला जाएगा ऊपर, तो 4096 गुणा 2, ये आ गया 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, 1 19 और 4 दूनी 8, 8192 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये बात आपको वर्ग के लिए पूछ सकता है, समबाहु त्रिभुज के लिए पूछ सकता है, तरीका ये होगा करने का, ठीक है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो वो इस प्रकार का पूछेगा आपसे। तो मिलते हैं अगली क्लास में।